पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ये फैमिली जो थे उनका क्लान कंपटीशन शुरू हो चुका था। ये फैमिली के सारे बंदे उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए थे, पर मोटू यहाँ पर सभी को आसानी के साथ हराया जा रहा था। कोई भी उसका मुकाबला कर ही नहीं पाता। प्लान तो मोटू और उसके फादर जोंगमिंग ने बना कर रखा हुआ था कि किसी भी हालत में वो यहाँ का लीडर बनेगा और युनफी के फादर को लीडर की पोजीशन से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके साथ कुछ और एल्डर भी शामिल हो चुके थे, तो सारे के सारे लोग मिलकर युनफी के फादर के खिलाफ हो चुके थे। अगर युनफी को अपने यंग मास्टर की पोजीशन बरकरार रखनी है तो उसको यहाँ पर हर एक इंसान को हराना पड़ेगा जो कि इस बैटल अरेना के अंदर मौजूद है। तो युनफी सभी का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। वो मोटू को इतना मारता है कि उसकी हालत खराब हो चुकी थी। साथ ही साथ मोटू के बड़े भाई को तो वो जान से ही मार देता है, जिस वजह से सारे के सारे लोग बिल्कुल घबरा चुके थे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जोंगमिंग जो था वो युनफी से कह रहा था कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तू मेरे और तेरे फादर की बातों के बीच में घुसने की कोशिश कर रहा है। जब बड़े बात करते हैं ना तो बीच में बच्चों को नहीं आना चाहिए, इसलिए दफा हो जाए यहाँ से। युनफी कहने लग जाता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, तुझे यहाँ पर लीडर की पोजीशन चाहिए थी इसलिए तूने इतना घटिया प्लान बनाया और इस नॉर्मल से क्लान कंपटीशन को ऐसा कर दिया कि जो भी इसको जीतेगा वही बनेगा अगला यंग मास्टर, क्योंकि तुझे पता था कि तेरा बेटा सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तूने तो मुझे वैसे ही रास्ते से हटाने की कोशिश की थी और अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो तेरा बेटा ही यहाँ का कंपटीशन जीत कर यंग मास्टर बनता। तूने सारा प्लान पहले से बना कर रखा था। मेरी कल्टिवेशन डिस्टर्ब करके तूने उस लड़की के हाथों मेरे अंदर कुछ डिमोनिक पावर डालने की कोशिश की, जिस वजह से मैं अपने पाथ से हट जाऊं। तूने मेरी जान लेने की कोशिश की, मेरे फादर की जान लेने की कोशिश की है। इससे ज्यादा कुछ और सबूत चाहिए क्या तुझे तेरा अपराध यहाँ पर कबूल करवाने के लिए? ये सुनकर जोंग ने कहना चाहता कि बकवास बात बनकर तू जो भी कह रहा है ना 1% वो बात सच नहीं है। मन घड़त बातें बनाकर लोगों को अपनी तरफ करना छोड़ दे। तो ये सुनकर युनफी कहने लग जाता है कि बकवास बातें, मैं बकवास बातें कर रहा हूँ। जो भी प्लान अंधेरे में बनाया जाता है ना एक दिन वो सामने जरूर निकल कर आता है और यही हाल अब तेरा हुआ है। इसके बाद जाऊ आता है, वो उसी लड़की को पकड़ कर लाया हुआ था जिसने युनफी की कल्टीवेशन डिस्टर्ब करने की कोशिश की थी। युनफी जोंगमिंग से कहना चाहता है कि अब बता, अब कुछ बाकी है तेरा झूठ कहने के लिए या फिर तू इस लड़की को भी झुठलाने वाला है? मैं यहाँ पर तेरे सारे अपराध दुनिया को गिनाऊंगा और उसके बाद मैं तेरी जान लूंगा ताकि सभी को लगे कि हाँ मैंने गलत इंसान की जान ली है, लोगों को तेरे ऊपर दया ना आए। उसके बाद वो लड़की जोंगमिंग से कहना चाहती कि एल्डर प्लीज मेरी जान बचा लीजिए वरना युनफी मुझे जान से मार डालेगा। मैं तो बस आपकी और आपके बेटे की बात मान रही थी, इससे ज्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया। आपने ही कहा था मुझे युनफी के साथ ऐसा करने के लिए, तो मैंने ये किया है। युनफी कहने लग जाता है कि अगर मैंने यहाँ पर प्लान नहीं बनाया होता पहले हारने का तो तेरा असली चेहरा तो दुनिया के सामने कभी आता ही नहीं और तू मेरी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया होता। तो आखिर तुझ जैसे घटिया इंसान को मैं कैसे जिंदा छोड़ सकता हूँ? तो इसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जब उस लड़की ने युनफी की कल्टीवेशन डिस्टर्ब की थी और उसके बाद वो वहां से उस जगह पर चली गई थी जहाँ पर यूई को कैद करके रखा गया है। वो कह रही होती कि युनफी अब कभी भी कॉम्पिटिशन के अंदर जा ही नहीं पाएगा। मैंने उसकी कल्टीवेशन की वाट लगा कर रख दी है, क्या पता वो जिंदा भी होगा या अब तक हो सकता है कि वो मर गया होगा। वो उस बंदे से कहने लग जाती कि इस यूई की हमें कोई जरूरत नहीं है, इसको जान से मार डालो। तो बंदा भी कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, क्योंकि ये झूठ बात सभी को कहने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने उसको इतना मारा कि ये कह दे कि युनफी गलत इंसान है और उसके फादर भी सही नहीं है, लेकिन ये झूठ कहने को तैयार ही नहीं, इसलिए इसको मारना ही पड़ेगा। पर जैसे वो यूई को मारने वाला था उस बंदे के ऊपर डिमोनिक नीडल आकर सीधा लग जाती है। ये वही डिमोनिक नीडल थी जो कि युनफी की खास टेक्निक है और उसने एक ही बार के अंदर उसको जान से मार डाला था। यूई के घाव को देखकर युनफी के दिमाग में आग लग जाती क्योंकि बेचारी को बहुत ज्यादा चोटें लगी थी। उसको इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसके गुस्से का ठिकाना नहीं था, लेकिन वो खुश था कि कम से कम उसने यूई को ढूंढा और उसको बचा लिया। गुस्से की वजह से ऐसा हो रहा उसके शरीर के अंदर से बाहर निकल रहा होता कि मानो वो ज्वालामुखी जैसा फट जाएगा। वो लड़की कह रही होती कि नहीं ये नहीं हो सकता, मैं तो तेरी कल्टीवेशन डिस्टर्ब की थी ना, तू जिंदा कैसे बच गया, तुझे कुछ हुआ क्यों नहीं? वो अपने सारे चमचों को बुलाकर कहने लग जाती कि सब लोग यहाँ पर आओ और इस युनफी को जान से मार डालो। अगर ये मरता है ना तो हमें और ज्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे, पूरी जान लगा देना, लेकिन इस युनफी को जिंदा छोड़ना मत। सभी लोग जैसे युनफी के ऊपर अटैक करने वाले थे कि इससे पहले जैसे युनफी अपना ऑरा एक्टिवेट करता है सब के सब लोग उड़कर दूर फेंका चुके थे। अटैक करना छोड़ो कोई उसके करीब तक नहीं आ पाया। उस लड़की की भी फटकर हाथ में आ चुकी थी। वो कहने लग जाती कि देखो युनफी मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी गलती मानती हूँ, मेरी जान बख्श दो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था तुम्हें मारने का। तो युनफी यहाँ पर उसको मारता नहीं बल्कि उसको अपने साथ ले जाता ताकि सबके सामने ये बता सके कि ये किसके लिए काम करती है। कल्टीवेशन डिस्टर्ब होने का युनफी ने बस नाटक किया था ताकि ये लड़की जैसे यूई के पास जाए उसका पीछा करते करते वो भी यूई तक पहुंच जाए और उसका प्लान ये कामयाब रहा। जाओ जैसे उस लड़की को जान से मारने वाला था यूई की ऐसी हालत करने की वजह से कि युनफी उससे कहता है कि नहीं जाओ रुक जाओ, हमें इस लड़की की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए अभी इसको मारना ठीक नहीं है, बाद में हम इसको मार देंगे चलेगा। तो प्रेजेंट टाइम में युनफी जो था वो जोंगमिंग से कहने लग जाता है कि तूने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा ना कि तेरा इतना बढ़िया प्लान बनाया हुआ जो कि सक्सेसफुल होता हुआ नजर भी आ रहा था, अचानक में फेल हो गया, वो मेरी वजह से। इस वजह से तुझे अभी तक के सदमा लगा है कि तू यहाँ पर करे तो करे क्या, सोचे तो सोचे क्या।
तेरे भेजे हुए बचकाने मेरे सामने जरा सा भी नहीं टिक पाए थे, मैंने बड़ी आसानी के साथ उनको खत्म कर दिया था। जिसके बाद यूनफी के जो फादर थे वो बाकी एल्डर वगैरह को प्रूफ दिखाने लग जाते कि देखो ये प्रूफ है मेरे पास कि ये जो ज़ोंगमिंग है ना वो किन फैमिली से मिला हुआ है, किन फैमिली हमारी दुश्मन है तभी भी यहाँ पर ये किन फैमिली के साथ मिला हुआ है। तो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ और ज्यादा सबूत देने की जरूरत है इस ज़ोंगमिंग और उसके बेटे के खिलाफ। इस ज़ोंगमिंग ने हमारे क्लान के कई सारे स्पिरिचुअल चीजों को चुराया, रिसोर्सेज चुराए, टेक्निक चुराई और उसको जाकर बेचा उसी किन फैमिली वालों को, ताकि इसका और किन फैमिली का रिश्ता अच्छा हो जाए और उसके बाद आगे चलकर वो हमारी ही फैमिली के ऊपर हमला करके यहाँ की पोजीशन छीन लेगा उन किन फैमिली वालों के हाथों। तो ये सुनकर वो जो ज़ोंगमिंग था वो कहने लग जाता कि हाँ मैंने किया है ये सारी चीजें, लेकिन जो भी किया है ना वो इस यी क्लान के लिए ही किया हुआ है, मेरा कोई इसमें पर्सनल फायदा नहीं था। बाकी एल्डर वगैरह समझ गए थे कि तभी तो यहाँ पर इस ज़ोंगमिंग का दोनों जो बेटा था वो इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कैसे कर रहा था, क्योंकि इनको ये किन फैमिली टेक्निक दिया करता था, रिसोर्स दिया करता था, जिसकी वजह से ये लोग अपना जल्दी ब्रेक थ्रू कर पाते थे। तो बाकी एल्डर ज़ोंगमिंग से सवाल करने लग जाते कि अच्छा तुम कह रहे हो कि यहाँ पर जो तुमने किया है वो ये क्लान के लिए किया था, जरा मुझे बताओगे कि इसमें ये क्लान का क्या फायदा हुआ? हमें तो कोई फायदा नजर नहीं आ रहा ये क्लान का जो तुमने यहाँ पर हरकत की है उसकी वजह से। पूरा का पूरा ये क्लान यहाँ उस ज़ोंगमिंग को गालियां देने लग गया था कि गद्दार है, ये गद्दार है, ये हमारी दुश्मन फैमिली के साथ जाकर मिला हुआ था, इसको जिंदा नहीं छोड़ना, इसको जान से मार डालो। ज़ोंगमिंग कहने लग जाता है कि अगर मेरा बेटा ये ली ब्रेक थ्रू नहीं करता, अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाता, तो आगे आने वाला जो स्पिरिचुअल टूर्नामेंट है जिसमें सारी की सारी फैमिलीज वगैरह आती हैं उसमें वो कैसे जीतता, कैसे वो रिप्रेजेंट करता हमारे ये क्लान को उस कंपटीशन के अंदर। और अगर वो रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाता तो हमारा ये क्लान तो पहले से ही शर्मनाक तरीके से हार जाता। अपने बेटों और ये क्लान के खातिर ही मैंने यहाँ पर किन फैमिली के साथ हाथ मिलाया है। तो बाकी एल्डर यहाँ पर कहने लग जाते हैं उसी ज़ोंगमिंग से कि देखो ज़ोंगमिंग, हमें पता था कि तुम यहाँ पर ये क्लान को बढ़ाने की, उसकी रेपुटेशन को वापस लाने की कोशिश जरूर करोगे, लेकिन तुम इतना हद तक गिर जाओगे ना, ये हमने सपने में भी नहीं सोचा था। तुमने जो हरकत की है वो बिल्कुल शर्मनाक है। अपने ही क्लान को इस तरह से तुमने धोखा दिया है। तुमने ये कॉम्पिटिशन शुरू होने से पहले भी हमें बहुत सारी चीजें देने का वादा किया था कि हम तुम्हारे साथ होते हैं ना और तुम्हें लीडर बनाने में हेल्प करते हैं तो तुम हमें बहुत सारे बेनिफिट दोगे। हमें लग रहा था कि तुम लीडर बनोगे सही तरीके से और इस ये क्लान को अच्छे से चलाओगे, लेकिन अब जाकर हमें पता चल रहा है कि तुम तो दुश्मन फैमिली के साथ मिले हुए हो। इसलिए हम भी यहाँ पर अपनी गलती मानते कि हमने तुम्हारा साथ दिया, जो कि बहुत बड़ी गलत फहमी थी हमारी। देखो अभी कह रहे हैं कि तुम यहाँ पर सरेंडर करो और जो तुमने गलती की है उसकी सजा काटो, वरना तुम्हारा वो हाल होगा जिसके बारे में तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ज़ोंगमिंग के दिमाग में आग लग चुकी थी। वो कहने लग जाता है यूनफी से कि मैंने सब कुछ अच्छा प्लान बनाया था, हर एक चीज पर ध्यान दिया था कि कुछ भी गड़बड़ ना हो, पर तब भी तूने मेरा प्लान बर्बाद कर दिया। कैसे किया ये तूने? तो यूनफी कहते हैं कि जाना रे, तेरे से ज्यादा दिमाग मेरे पास है, इसलिए बस मैंने ये कर दिया। ज़ोंगमिंग के दिमाग में आग लगी हुई थी। वो कहने लग जाता है कि मैंने 3 साल से ये पूरा प्लान बना कर रखा था और जब यहाँ पर ये पूरा सफल होने वाला था बीच में तूने घुसकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो जब यहाँ पर ज़ोंगमिंग अपनी गलती मानता ही नहीं तो यूनफी के फादर कहने लग जाते कि ठीक है, मैं यहाँ पर ये क्लान का लीडर, यहाँ सजा सुनाता हूँ तुम्हें कि तुम्हें मौत की सजा होगी, तुम्हें सबके सामने जान से मार दिया जाएगा। इसलिए आखिरी बार कह रहा हूँ सरेंडर कर अपने आप को, वरना अगले पल तू मरा हुआ होगा। तो ज़ोंगमिंग यहाँ पर कहने लग जाता है कि मारोगे तुम लोग, मुझे मारोगे? कभी भी नहीं, मैं मरने वाला हूँ ही नहीं। वो तुरंत अपने पास से किसी खास तरह की पिल को निकाल लेता है जो कि उसको हो सकता है कि किन फैमिली ने ही या फिर किसी और ने दिया होगा, और उस पिल को निकालने के बाद वो जैसे ही उसको खाता है उसकी पावर धड़ल्ले से इंक्रीज होने लग गई थी। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था जिसका कोई हिसाब भी नहीं था। ये पिल होती है एसेंस एक्सप्लोडिंग पिल। किसी भी बंदा अगर ये पिल को खा लेना तो उसका जो स्पिरिचुअल एसेंस है वो बिल्कुल उसके शरीर के अंदर एक्सप्लोड होने लगेगा, फटने लगेगा वो, जिस वजह से टेम्परेरी तौर पर वो बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जिसका कोई हिसाब भी नहीं होगा। लेकिन ये सिर्फ टेम्परेरी तौर पर ही होता है। जैसे उसने इस पिल को खाया था उसके बाद वो सीधा जाकर अटैक देकर मार देता है यूनफी के फादर के ऊपर, जिस वजह से उड़कर वो बहुत ज्यादा दूर फेंका चुके थे। बहुत भयंकर तरीके से ये अटैक उनको जाकर लगा था। यूनफी का दिमाग में आग लग जाती है कि फादर आपको कुछ हुआ तो नहीं? ज़ोंगमिंग कहने लग जाता है कि लीडर तो मर गया लगता है, अब तो यहाँ पर ये क्लान मेरा ही हुआ, ये क्लान मेरा है, मैं इसको किसी को भी लेने नहीं दूंगा। यहाँ पर राज होगा तो सिर्फ मेरे अलावा किसी और का नहीं। पर तभी वहां पर एक फायर फिनिक्स बर्ड आता है जिसने अपनी पावर का यूज करते हुए एक ही ब्रूटल अटैक देकर मार दिया था उसे ज़ोंगमिंग को। ज़ोंगमिंग ये देखकर हैरान हो जाता क्योंकि वहां पर यूनफी के फादर मौजूद थे और उन्होंने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था। वो लेट स्टेज अर्थ रैल्म के ऊपर पहुंच चुके थे, जिस रैल्म को वो काफी टाइम से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए थे, क्योंकि यूनफी ने वो जो कुछ टाइम पहले एल्केमी कर रहा था ना उसमें उसने उसकी एसेंस पिल को रिफाइन कर दिया था, जिसकी मदद से उसके फादर ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। और ऐसा ही हुआ, पिल को खाते साथ ही उन्होंने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था, लेकिन अभी तक किसी को बताया नहीं था। तो ये वाला भी प्लान फेल होता हुआ देखकर ज़ोंगमिंग जो होता है अब यूनफी के साथ फाइट करने के लिए जा चुका था कि यूनफी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा तुझे मेरे हर प्लान के बारे में कैसा पता होता है, सारी चीज को मेरे तू टैकल करके 2 कदम आगे निकल जाता है।
तो अब यहाँ पर जोंगमिंग और युनफी के बीच में बैटल शुरू हो चुका था। जोंगमिंग यहाँ पर पागलों की तरह युनफी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। उसको होश ही नहीं था, बस उसको एक ही चीज नजर आ रही थी कि वो कैसे भी युनफी उसके फादर को मार डालेगा। लेकिन युनफी तो बस यहाँ पर उसके साथ खेल रहा होता है। जितना भी वो अटैक करने की कोशिश करता, आसानी के साथ वो उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करना चाहता। और जब यहाँ पर जोंगमिंग का कुछ ज्यादा ही हो जाता है तो युनफी तुरंत ही अपनी डिमोनिक नीडल को बाहर निकाल लेता है, जिसकी मदद से उसने एक ही अटैक देकर मार दिया था उसी जोंगमिंग के ऊपर। वो अटैक जैसे उसको लगा, जोंगमिंग वहां पर बस बैठ ही जाता है, वो उठ नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसका खेल ही यहाँ पर खत्म हो गया। जोंगमिंग यहाँ पर युनफी के फादर से कहने लग जाता है कि तुम्हें भी पता होगा कि हमारा ये क्लान जो है ना वो कितना ज्यादा कर्जे के अंदर डूबा हुआ है। हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं है ढंग के, ऊपर से इतनी ज्यादा उधारी चल रही है जिसका कोई हिसाब नहीं। मैंने यहाँ पर किन फैमिली से इसलिए हाथ मिलाया था ताकि वो हमारे ये क्लान को इस मुसीबत से बाहर निकाले, हमारे ये क्लान को रिवाइव कर पाए। अगर हमें अपना ये क्लान रिवाइव करना है ना तो इसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन था, उस स्पिरिचुअल टूर्नामेंट को जीतना। तुम जो भी क्यों ना सोचो, मैंने बस यहाँ पर जो चीज की है वो सिर्फ इस ये क्लान को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको रिवाइव करने के लिए की है, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है जिसकी मदद से हम ये क्लान को ठीक कर सकते हैं। मैं बचा सकता हूँ ये क्लान को, सिर्फ मेरे अलावा कोई भी उसको नहीं बचा सकता। इतना कहते कहते वो वहां पर बेहोश हो चुका था, लग रहा था कि शायद वो मर गया। सारे के सारे लोग ये चीज देखकर हैरान हो जाते हैं कि अब यहाँ पर फाइनली जाकर जोंगमिंग का खेल खत्म हुआ। लेकिन तभी वहां पर एक बंदा आता है जो कि युनफी के फादर से कहना चाहता है कि मास्टर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जिसके बाद हम बाजार का सीन देखते हैं। यहाँ पर जितने भी ये फैमिली के लोग अपना धंधा वगैरह लगाते हैं, दूसरी फैमिली के बंदे वहां पर आकर उनको मार रहे थे कि फटाफट से हमारा जो भी उधार है, जो भी कर्जा है ना, उसको लौटा वरना काट कर रख दिया जाएगा तुम सभी को। बड़ा बुरा हाल हो रहा होता है ये फैमिली के सारे लोगों का। तो एक बंदा उन बदमाशों से कहना चाहता है कि तुम लोग यहाँ पर अपने क्लान की पावर को लेकर हम सबको टॉर्चर कर रहे हो ना, देख लेना मेरे मास्टर जो युनफी के फादर है जब यहाँ पर आएंगे ना तो तुम सबका गेम बजा डालेंगे, तुम सब अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। तो वो लोग यहाँ पर कहना चाहते हैं कि अच्छा तेरा मास्टर, आज तक तो वो तेरा मास्टर बदल भी गया होगा, जोंगमिंग उसकी जगह ले लिया होगा, इससे सपने देखना छोड़ दे, तेरा पूरा का पूरा ये क्लान जो है ना बर्बाद होगा और इस बाजार के अंदर तुम लोगों को धंधा लगाने भी नहीं दिया जाएगा। तभी वहां पर युनफी अपने फादर के साथ आकर पहुंच चुका था, जो देखकर जितने भी बंदे वहां पर बदमाश वगैरह थे उन सभी की हालत खराब हो जाती है। वो कहने लग जाते कि मास्टर आप सच में आ गए, हम तो ऐसे मजाक कर रहे थे। तो युनफी के फादर कहना चाहते कि ऐसा मजाक करते हो, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मुझे पता है कि ये मजाक नहीं था, तुम सब यहाँ पर उसी जोंगमिंग के साथ मिले हुए हो ताकि हमारे ये क्लान को बर्बाद कर सको, इस पर कंट्रोल हासिल कर सको। न जाने किस किस के साथ वो जोंगमिंग मिलकर रखा हुआ है ताकि हमें बर्बाद किया जा सके, कहीं का नहीं छोड़ा उसने हम लोगों को। तो वो बदमाश लोग कहने जाते कि देखिए मास्टर, हम सिर्फ ना उधारी कलेक्ट करने के लिए आते, हम यहाँ पर सिर्फ उधारी लेने के लिए आए थे जो कि आपके ये क्लान वालों ने लेकर रखा है, क्योंकि इस सिटी में सिर्फ 4 ही ऐसी फैमिली है जो कि सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड है और उनमें से आपकी एक फैमिली आती है। तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी फैमिली की इज्जत तो नहीं मिटाना चाहेंगे इन उधारी की वजह से, यही हम कलेक्ट करने के लिए आए थे। तो युनफी के फादर कहना चाहते कि उधारी तो मैंने तुम लोगों से नहीं ली है, वो जोंगमिंग ने ली होगी तुमसे उधारी, तो उसकी उधारी का मैं यहाँ पर तुम्हें कैसे भरपाई कर सकता हूँ। पर तब वहाँ पर इस सिटी का जो गवर्नर होता है वो आ चुका था। वो यहाँ पर आकर कहने लग जाते कि देखो जोंगमिंग ने कुछ भी किया या नहीं किया वो हमें नहीं पता, लेकिन जोंगमिंग ने जो उधारी ली है हमसे, उन पैसों को तो उसने आपके ही ये क्लान के अंदर लगाया होगा ना, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि वो सारे के सारे उधारी के पैसे आपको भरने पड़ेंगे। अगर आप इसके लिए इनकार करते हैं तो हमें कुछ और एक्शन लेना पड़ेगा। तो युनफी कहना चाहती कि ठीक है, मैं तुम्हारी उधारी भर पाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसके फादर उसको चिल्लाते हुए कहते हैं कि युनफी पागल तो नहीं होगा, इतनी ज्यादा इनकी उधारी है ना कि हमें जितनी भी हमारी दुकानें हैं वो सब इनको देनी पड़ेगी, बर्बाद हो जाएंगे हम लोग, वैसा भी हमारी फैमिली की कंडीशन ठीक नहीं है, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन गवर्नर यहाँ पर युनफी से कहना चाहता है कि युनफी तुम ही हो ना, युनफी जो कि ये क्लान के यंग मास्टर हो, बड़ा सुनकर रखा है तुम्हारे बारे में, सच में कमाल के बंदे हो। लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि उधारी से ना मुझे बहुत ज्यादा नफरत है और जो उधारी के पैसे नहीं देता है उसका बड़ा बुरा हाल करता हूँ मैं। तो क्या कहते हो, देने वाले हो या नहीं देने वाले हो? तो तभी वहां पर आती है ब्यूटी ब्लेड। वो यहाँ पर आकर युनफी से कहना चाहती है कि युनफी मैंने आने में जरा देरी कर दी क्या? वो यहाँ पर आने के बाद गवर्नर से कहना चाहती है कि गवर्नर तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं कौन हूँ, मैं मेडिसिन शॉप की ओनर हूँ जो कि हमारी इस सिटी का सबसे बड़ा मेडिसिन शॉप है। तो वो गवर्नर कहता है कि तुम्हें कौन नहीं जानता, सारे सिटी के लोग तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हैं, तुम्हें अच्छे से पहचानते हैं। वैसे आपका यहाँ पर आने का मतलब क्या था, क्या ढंग से बताएंगे आप? तो यहाँ पे ब्यूटी ब्लेड जो थी वो युनफी से चिपकते हुए कहने लग जाती कि तुम्हें पता होना चाहिए कि युनफी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हम दोनों ने एक खास बिजनेस की शुरुआत की है, आज से हम लोग बिजनेस पार्टनर है। तो जो युनफी का उधार हुआ वो मेरा उधार हुआ, जो मेरा उधार हुआ वो युनफी का हुआ। तुम हमें दो नहीं बल्कि एक ही इंसान समझ सकते हो। तो मैं यहाँ पर ना 10,000 स्पिरिचुअल क्रिस्टल देने के लिए आए हूँ ताकि इससे उधार तो पूरा हो जाएगा ना ये क्लान का जो तुम्हारे ऊपर है। उम्मीद है कि उसके बाद तुम युनफी को परेशान करने के बारे में नहीं सोचोगे। तो ये सुनकर सारे के सारे लोग बिल्कुल हैरान रह चुके थे कि भाई साहब जरा देखो तो युनफी ने यहाँ पर सीधा का सीधा इस ब्यूटी ब्लेड को ही पटा लिया, उसका साथ देने के लिए यहाँ पर आ चुकी है। देखते ही देखते वहाँ पर किंगलू भी आकर पहुंच चुकी थी। वो यहाँ पर युनफी को ब्यूटी ब्लेड के साथ देखकर गुस्सा हो जाती कि युनफी क्या कर रहे हो ब्यूटी ब्लेड
के साथ। ये करके तुमने अच्छा नहीं किया। युनफी भी शर्मा जाता है, भाग के उसके पास जाता है कि किंगलू तुम आ गई, कुछ काम था क्या मुझसे, जरा बताओ तो। किंगलू युनफी से कहना चाहती कि देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें जो भी परेशानी होगी उसको मैं हैंडल करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें किसी बाहर वाले से मदद लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं आएगा तो भी मैं काफी हूँ। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो ना। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए ना 20,000 स्पिरिचुअल क्रिस्टल लेकर आई हूँ ताकि उधार भी क्लियर कर लेना, बच जाए तो तुम उसको अपने पास रख लेना। सारे के सारे लोग दोबारा से हैरान रह जाते कि भाई साहब ब्यूटी ब्लेड जो कि मेडिसिन शॉप की ओनर है वो सिर्फ 10,000 लेकर आई थी, किंगलू तो सीधा 20,000 लेकर आई है। पर ये देखकर वो जो ब्यूटी ब्लेड थी वो युनफी को दूसरी तरफ से पकड़ते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें सुना है तुम ना बहुत ज्यादा सुंदर लड़की हो इस पूरी की पूरी सिटी के अंदर जितनी भी सुंदर लड़कियां आती हैं उनमें से, और तुम्हारे पास पैसों की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो किंगलू भी ब्यूटी ब्लेड से कहना चाहती कि मैंने भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुनकर रखा हुआ है। ये दोनों यहाँ पर झगड़ा करने लगे थे युनफी के लिए कि मैं युनफी का हाथ पकड़कर यहाँ पर खड़े रहूंगी, युनफी मेरे साथ होगा तो वो मेरे साथ होगा। और बीच में बेचारा युनफी खड़ा होता है, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। किंगलू तो सीधा यहाँ पर उस ब्यूटी ब्लेड से कहना चाहती कि आप तो युनफी से बड़ी है ना, तो आपके लिए युनफी छोटा भाई हुआ, जरा एक बार प्यार से उसको छोटा भाई कह दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा सुन के मुझे। युनफी सही कह रही हूँ ना मैं, वो तुम्हारी बड़ी बहन है ना। युनफी बेचारा कंफ्यूज कि वो यहाँ पर ब्यूटी ब्लेड का भी तो दिल नहीं दुखा सकता। तो ब्यूटी ब्लेड कहना चाहती कि तुम ना यहाँ पर गलत हो। मैंने युनफी को देखा है, उसको अगर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, आगे बढ़ना है ना, तो उसको मेरे तरीके एक मेच्योर पार्टनर चाहिए होगी जो उससे ज्यादा एक्सपीरियंस रखती हो। मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, मैं युनफी को बहुत अच्छे से सब कुछ सिखा दूंगी। तुम्हें तो खुद कुछ नहीं आता होगा। सच कह रही हो ना मैं युनफी, तुम मेरे साथ ही रहना चाहते हो ना। बेचारा युनफी के फादर तो यहाँ पर देखकर हैरान हो चुके थे कि भाई साहब ये कौन सा तमाशा मैं खड़े खड़े देख रहा हूँ। मेरे बेटे के पीछे दो लड़कियां पड़ी हैं, एक इसको खींच रही है, वो उसको खींच रही है। ये तो बड़ा अजीब सा सीन हो गया यहाँ पर। तो वो यहाँ पर सभी लोगों से कहने लग जाते कि देखो अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, आप लोग मेरे ये क्लान के अंदर आना और जितना भी हिसाब किताब होगा ना सबकी लिस्ट बना कर लाना, मैं सारे पैसे चुका दूंगा, लेकिन अभी हमें यहाँ से चलना होगा। युनफी भी यहाँ पर उस ब्यूटी ब्लेड से कहने लग जाते कि देखो आपका जो प्रॉब्लम था ना उसको पूरी तरह से ठीक तो नहीं हुआ था, तो मैं यहाँ पर उसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ, आप मेरे साथ चलिए, मैं उसे और अच्छे से ठीक कर दूंगा। तो ब्यूटी ब्लेड कहती कि हाँ ठीक है चलते हैं हम दोनों एक साथ। तो किंगलू कहना चाहती कि मैं भी चलूंगी साथ में, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम किस तरह से इलाज करते हो, ज्यादा कुछ करीब तो नहीं जाते हो, मैं अच्छे से नजर रखूंगी तुम्हारे ऊपर। युनफी कह रहा था कि भाई साहब मैंने जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां झेली, लेकिन ये वाली परेशानी मैंने जिंदगी में पहली बार झेली है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं, मेरे तो लगे पड़े हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए वो दोनों ही यहाँ से उसको ले जाने लग जाती हैं। बाकी लोग कहने लग जाते हैं युनफी के फादर से कि मास्टर आपका बेटा तो बड़ा कमाल का है, देखो दो लड़कियां उसको अपनी तरफ खींच रही हैं। उसके फादर भी कहने लग जाते कि हाँ समझ में तो आ रहा है कि बहुत अच्छा काम इसने किया, लेकिन इसने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया कि दो लड़कियां इसके पीछे हैं। मैं तो शर्म से पानी पानी हो गया सारे लोगों के सामने, जानता हूँ कि ये हमारे जी क्लान के लिए ही कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया। इसके बाद हम रात का सीन देख पाते हैं जहाँ पर युनफी अपने फादर के साथ मौजूद होता है। यहाँ पर ये दोनों मस्ती कर रहे थे, करना तो था इनको प्रैक्टिस फाइट की कि किस तरह से दोनों की नई नई टेक्निक आई है, तो दोनों एक दूसरे को अपनी टेक्निक दिखाने वाले थे, लेकिन ये टेक्निक दिखाना एक फनी शो में बदल जाता है। दोनों एक दूसरे की टांग खींच रहे थे, एक दूसरे की बुराई करते, एक दूसरे की तारीफ करते, बड़ा अच्छा करतब दिखा रहे थे। दोनों बाप बेटे यहाँ पर बिल्कुल फुल मौज कर रहे होते हैं क्योंकि ये फैमिली से दुश्मन का तो खात्मा हुआ, अब यहाँ पर सुकून की बारी थी, इस वजह से ये दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। युनफी के फादर उससे कहना चाहते कि देखो हमारे ये क्लान को ना बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी है, ऊपर से वो जो स्पिरिचुअल टूर्नामेंट है ना वो भी आने वाला है, वो ज्यादा दूर भी नहीं है, तो हमें किसी भी हालत में अपनी फैमिली को रिकवर करना है ताकि उस टूर्नामेंट के अंदर हम अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सके, ताकि हमारी नाक सबके सामने ना कट जाए। तभी उनको घर के बाहर से अजीब सा ऑरा बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है, जो कि निकल रहा था किन फैमिली के अंदर से। हम देख पाते हैं कि किन फैमिली के अंदर कोई बंदा है जिसके अंदर से इतना भयंकर ऑरा बाहर निकल रहा है। हो सकता है कि वो कोई हाई लेवल ब्रेक थ्रू करने वाला होगा। जैसे उसके अंदर से पावर बाहर निकल कर आ रही थी, वहाँ पर और भी कुछ बंदे थे जो उसका सपोर्ट करने के लिए आए थे, सबकी वाट लग जाती है, बिल्कुल एक धमाका हो गया था उसके ब्रेक थ्रू करने की वजह से। जिसके बाद यहाँ पर सारे के सारे लोगों से कहना चाहते हैं कि कांग्रेचुलेशन यंग मास्टर, आपने फाइनली हेवनली स्पिरिचुअल बॉडी को अवेक कर लिया, जो कि काफी टाइम से ये अवेक नहीं थी। अब इसके बाद तो आपकी कल्टीवेशन ऐसे इंक्रीज होगी जिसका कोई हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। वो यंग मास्टर अपनी हेवनली स्पिरिट बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा खुश था कि यहाँ पर मजा आ गया इस चीज को देखकर। वो अपने ही जितने साथी जहाँ पर उसकी हेल्प कर रहे थे ब्रेक थ्रू करने में, उन सभी को मारना शुरू कर देता है और उनकी पावर को छीन रहा था ताकि वो अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। उसके साथी उससे माफी मांग रहे थे कि हमें छोड़ दीजिए मास्टर, लेकिन वो उनकी हालत पूरी तरह से खराब कर चुका था और सभी की पावर को वो निचोड़ कर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेता है। साफ पता चल रहा था कि ये बहुत ज्यादा घटिया आदमी है, ऊपर से किन फैमिली का है ही, तो उसके हिसाब से तो वो घटिया होना ही था। तब वहाँ पर उस यंग
यंग मास्टर का फादर आता है, उससे कहने लग जाता है कि मेरे बेटे शाबाश, तू जितना स्ट्रॉन्ग खुद को बनाएगा ना इस पूरी की पूरी सिटी में उतना ज्यादा हमारा दबदबा होगा, ये पूरी सिटी हमारे कंट्रोल में आ जाएगी, बस तू अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते जा। वो यूनफी तेरा एक बाल तक बाका नहीं कर सकता, धूल चटा देना उसको जब भी तेरा उसका सामने मुकाबला होगा। तो इस चीज को देखकर यूनफी के फादर उससे कहना चाहते हैं कि ये है ना कि नान, तुम्हें तो पता ही होगा इसके बारे में, और इसकी पावर को देखकर लग रहा है ना कि इसने अभी अभी अपना ब्रेक थ्रू किया, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना चुका है अपने आप को। यूनफी भी समझ चुका था इसने अपनी हेवनली स्पिरिट बॉडी को अवेक किया, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। ये कल्टीवेशन का एक बिल्कुल रेयर फिनोमेना होता है जो कि एक कल्टीवेटर कभी ना कभी अपनी जिंदगी में महसूस कर पाता है बहुत ज्यादा मेहनत के बाद। उसके फादर यूनफी से कहना चाहते कि यूनफी, मुझे तो लगता है कि किनान ने ना अपना ये ब्रेक थ्रू किया है सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि स्पिरिचुअल टूर्नामेंट के अंदर वो तुम्हारी जान ले सके। तुम्हें किसी भी हालत में उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग खुद को बनाना है और उसको सबक सिखाना है, वरना वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, जो कि मैं होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता। तो यूनफी कहता है कि फादर, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए, मैं उसको सबक सिखाकर ही रहूंगा, क्योंकि मुझे उस टूर्नामेंट से पहले किसी भी हालत में अपना अर्थ रैंक ब्रेक थ्रू करना है, उसके बाद मुझे उसका मुकाबला करने से कोई नहीं रोक सकता। तो यूनफी तुरंत अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आकर पहुंच जाता है और यहाँ पर आने के बाद वो देखने लग गया था कि कोई टेक्निक है क्या कमाल की, जिसकी मदद से वो अपना ब्रेक थ्रू कर सकता है, कुछ और एक्स्ट्रा अटैकिंग टेक्निक हासिल कर सकता है जो कि आगे चलकर उसके काम आएंगे। एक टेक्निक होती है जिसका नाम था हेवनली डीमन ब्लड मेंटिंग मंत्रा। थोड़ा सा बड़ा नाम था, लेकिन यूनफी उसको देखकर कहने लग जाता है कि ये टेक्निक बिल्कुल कमाल की है। तो वो उसी टेक्निक को यहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए बैठ चुका था, लेकिन उसको पता चलता है कि नहीं यार, इस टेक्निक को अच्छे से कल्टीवेट करने के लिए दो चीज चाहिए, एक बहुत ही ज्यादा टॉप लेवल का जो डीमन बीस्ट होगा उसका ब्लड एसेंस, और एक दूसरा फ्लावर है वो चाहिए उसको, जिसका नाम है किसशन फ्लावर। अब दोनों चीज यहाँ पर जब उसको मिलेंगे उसके बाद ही जाकर यूनफी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना पाएगा और ये जो भी उसने डीमन मंत्रा टेक्निक हासिल की है उसको अच्छे से सीख पाएगा। यूनफी को पता था कि ये दोनों चीज उसको कहाँ मिल सकती है। वो कहता है कि त्याशु फॉरेस्ट के अंदर ना ये दोनों चीज मुझे मिल जाएगी, बीस्ट भी मिलेगा और वो फ्लावर भी मिल जाएगा। इसके बाद यूनफी जो था वो यूई के पास आता है, उससे कहना चाहता है कि यूई तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें अच्छा तो लग रहा है, अभी भी तकलीफ तो नहीं हो रही तुम्हें। वो यूई से कहना चाहता है कि यूई क्या तुम कल्टीवेशन करना चाहती हो, तुम्हें इंटरेस्ट है क्या कल्टीवेशन में, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं ये। अगर तुम कल्टीवेशन सीखोगी ना तो उसके बाद तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे, कोई भी तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए आएगा तो तुम अपने आप को बचा सकोगे, अपने लिए इंसाफ हासिल कर पाओगे, तुम्हें किसी की भी मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यूई कहना चाहती ऐसा है तो ठीक है, मैं कल्टीवेशन बिल्कुल करूंगी, तुम मुझे सिखाना और हम दोनों कल्टीवेशन करेंगे। तो यूनफी कहना चाहते कि ठीक है, मैं त्याशु फॉरेस्ट के अंदर जाऊंगा तो तुम मेरे साथ चलना, मैं रास्ते में तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे कल्टीवेशन करते हैं, तैयार हो इसके लिए। तो जामू वहां पर आने के बाद कहने लग जाता है यूनफी से कि यूनफी तुम मुझे कुछ नहीं सिखाओगे क्या, मुझे भी कुछ सिखाओ ना, मुझे भी टेक्निक सीखनी है। तो यूनफी कहता है कि ठीक है तुम्हें भी सिखा दूंगा, अगर साथ में चलोगे तो कुछ जो टेक्निक है मेरे पास वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सूट करेंगी, तो तुम उनको सीख लेना, ये तुम्हारे लिए फायदेमंद हो सकती है। जामू यूई से कहना चाहते कि यूई देखो, मैं भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, उसके बाद तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें किसी चीज से भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो यूई कहती कि मुझे तुम्हारा प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो यूनफी का प्रोटेक्शन। ये सारे लोग आज ही रात को उस फॉरेस्ट के अंदर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन हम कमरे के बाहर ये जुई नाम की एक लड़की को देखते हैं। पता तो नहीं चलता कि वो कौन है, लेकिन वो कमरे के अंदर ही देख रही थी। पर जैसे वो यहाँ पर होती है उसको ऐसा लगता है कि बाहर आसपास कोई ना कोई तो मौजूद है जो यूनफी के कमरे के बाहर उसके ऊपर नजर रखे हुए था। तो वो उसी का पीछा करने लग जाती है कि कौन हो तुम और यहाँ पर क्यों आए थे नजर रखने के लिए। लेकिन वो जो भी था वो वहां से भागना शुरू कर देता, पता नहीं चलता कि वो था कौन और क्या करने के लिए यहाँ पर आया था। इसके बाद हम किन फैमिली का सीन देखते हैं, यहाँ पर एक मीटिंग हो रही थी और यहाँ पर वो शी फैमिली का भी मास्टर आया हुआ होता है। तो इसी के साथ साथ लियू जो क्लान था उसका भी मास्टर यहाँ आया था। तीनों की तीनों जो क्लान है सिर्फ ये क्लान को छोड़कर सारे के मास्टर यहाँ पर आकर बैठे हुए थे और वो लोग कहना चाहते कि हमने तो सुना कि वो ज़ोंगमिंग हार गया, वो ये फैमिली का जो थ्रोन है उसको हासिल नहीं कर पाया और उसका प्लान चौपट रहा। तो किन फैमिली का भी लीडर कहना चाहता कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैंने एसेंस एक्सप्लोडिंग पिल भी दिया था ज़ोंगमिंग को, लेकिन तब भी कोई काम नहीं आया और ये फैमिली वाले लोग बच गए। लेकिन कोई फिक्र करने की बात नहीं है, इस बार तो वो लोग बच गए, लेकिन अगली बार ये फैमिली वाले लोग नहीं बचेंगे, उनके लिए और भी अच्छे अच्छे प्लान है मेरे पास। अगर आप सब मेरे साथ आ जाते हैं ना तो हम तीनों की तीनों क्लान मिलकर उस ये फैमिली को खत्म कर देंगे इस सिटी के अंदर से, वो लोग बचेंगे ही नहीं। तो बाकी क्लान के लोग कहने लग जाते कि हाँ तुम सही कह रहे हो, वैसे भी वो जो स्पिरिचुअल टूर्नामेंट है वो 10 दिन के अंदर शुरू होने वाला है, तुम्हारे बेटे ने वैसे भी हेवनली स्पिरिट बॉडी को अवेक किया है, तो उसको हराना किसी के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, उसको जल्दी कोई भी नहीं हरा सकता। लेकिन हाँ प्रॉब्लम सिर्फ इस बात की है कि वो जो यूनफी है ना उसने अपने मेरिडिन को रिकवर कर लिया, अब वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता जा रहा है, हमें किसी भी तरह से उसको बस रास्ते से हटाना है। वो हट जाए ना तो उसके बाद ये जो स्पिरिचुअल टूर्नामेंट है वो हम ही जीतेंगे, उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है ये क्लान के इसको जीतने का। तभी वहां पर वो बंदा आ जाता है जो कि यूनफी के कमरे के ऊपर नजर रखे हुए था। यहाँ पर जैसे वो आता है किन क्लान का लीडर कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर आए हो तो इसका मतलब है कि यूनफी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है हम सबकी वाट लगाने की, तभी तो तुम यहाँ पर ये खबर देने के लिए आए हुए हो। तो वो बंदा कहने लग जाता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, यूनफी त्याशु फॉरेस्ट के अंदर गया है वहां पर कुछ सामान वगैरह लाने के लिए, मैंने उसके ऊपर नजर रखी, ये
खबर बिल्कुल पक्की है। तो वहाँ पर बाहर से ये जुई जो थी वो भी आकर पहुंच जाती है और वो सारी की सारी बातें सुन रही थी कि असल में यहाँ पर चल क्या रहा है। तो किन फैमिली का जो लीडर था वो कहने लग जाता है कि अब यहाँ पर जब किंशु गया है ना तियांशु फॉरेस्ट के अंदर, तो वहीं पर उसकी कब्र बनाकर दफन कर देंगे। अब वो वहां से कभी भी रिटर्न लौट कर अपने घर वापस नहीं आ पाएगा। प्लान की तैयारी शुरू करो, उसको उधर ही मार दिया जाएगा। लेकिन तभी वो अपनी पावर का यूज करते हुए यूजुई जो था उसके ऊपर अटैक कर देता, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि यूजुई ने सारी की सारी बातें सुन ली है। अब यूजुई की जान तो बिल्कुल खतरे में आ चुकी थी। क्या होगा यूजुई का अभी हमें नहीं दिखाया जाता, क्योंकि इस सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।